नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, ओ लेवल जो है आपकी मॉड्यूल है जिसका M3R5 बुक का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के, और ये सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। लेटेस्ट आपका सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 के। यहाँ पे इस पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट जितने भी हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि इसके अंदर से हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाए। तो हम चैप्टर वाइज ही कवर करेंगे और लास्ट की एक वीडियो में क्या करेंगे, पूरी पाइथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम MCQ देखेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही है पूरी थ्योरी के अंदर आपके MCQ आने वाले हैं। मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं और साथ में ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जितने मैच द फॉलोइंग के अंदर स्टेटमेंट बन सकती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने इसी के अंदर कवर कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले MCQ प्रोवाइड किए, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपको मल्टीपल चॉइस प्रोवाइडेड होंगी, आपको एक उनमें से सिलेक्ट करना है आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, और दूसरा हमारे पास ये स्टेप होता है कि हमें डिज़ाइन करनी है प्रॉब्लम। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका एल्गोरिथम लिखना हम शुरू कर देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे उसको सोल्व करेंगे, डिज़ाइन करना शुरू करते हैं और डिक्लेरेशंस मेक करते हैं, यानी कि हम डिक्लेरेशन बनाते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है, डिज़ाइन द प्रॉब्लम एंड मेक डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ सोर्स कोड फाइल। तो ये भी मैंने आपको बताया था, सोर्स कोड फाइल क्या होती है। एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हम सोर्स लैंग्वेज के अंदर, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अ फाइल इन विच द कोड, जो हमारा कोड है वो रिटन है, उसी को हम कहते हैं सोर्स कोड फाइल। इसी के अंदर हम अपना जो कोड है वो लिखते हैं इस फाइल के अंदर, और जो हम कोड लिखते हैं वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक फाइल जिसके अंदर कोड लिखा गया है उसे ही हम सोर्स कोड फाइल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कंपाइलर यूज्ड। आखिर कंपाइलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब आपको पता होगा कि कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है, यानी इसका यूज हम करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑप्शन नंबर ए को एक बार साइड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपको पता है असेंबली लैंग्वेज को अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना भी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, असेंबलर का ही यूज करते हैं। मीडिएटर हमारा असेंबलर होता है। और अगर हमें डिस्प्ले करना है कंटेंट तो ट्रांसलेटर का कोई काम नहीं है। डिलीट करना है फाइल तो भी ट्रांसलेटर का कोई काम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम कंपाइलर की मदद से हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग की जाती है आप उसे सोर्स कोड कह सकते हैं, और इसे हम बनाते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। एग्जीक्यूटेबल कोड उसका कन्वर्ट करते हैं जो बाद में एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कंपाइलर का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सोर्स कोड को कन्वर्ट कर सकें एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीबगिंग। इसके अंदर एक शब्द दिखाई दे रहा है बग। बग क्या होता है, बग वो फॉल्ट होता है, वो एरर होता है जो हमारी एप्लीकेशन में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोग्राम, हमारी एप्लीकेशन ठीक से रन नहीं होती है। तो डीबगिंग क्या होता है, डीबगिंग हमारे बग को ठीक करने का, उसको ढूंढने का एक हमारा उल्टा प्रोसेस होता है। तो डीबगिंग क्या हुआ, डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग प्रोग्राम एरर्स। ये जो एरर, ये जो बग होते हैं, इनको ढूंढना और इनको फिक्स करना ही डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, डीबगिंग कोई ट्रांसलेटर है नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इसी तरीके से क्रिएट ये एरर नहीं करता है बल्कि एरर्स को ठीक करता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, गलत है। और ये ट्रांसलेटर नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट कोड को या किसी और कोड को किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। इसको ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसकी मदद से हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या एकदम करेक्ट है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हम लिखते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होती है, और ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कई बच्चे सोच रहे होंगे, तो लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि यहाँ पे हम पाइथन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एरर्स आर फ्लैग्ड बाय कंपाइलर।
अब कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो आपने कोई कोडिंग किया हाई लेवल लैंग्वेज में, अगर उसमें कोई एरर होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर तो उसको कन्वर्ट करता है, यानी जो आपने लिखा हुआ है उसी को कन्वर्ट करता है ना, जो लिखा है आपने वो क्या सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स को कन्वर्ट करता है दूसरी लैंग्वेज में। अगर सिंटैक्स में कोई गलती होती है तब वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करता, यानी जो हमारा कंपाइलर होता है वो सिंटैक्स एरर को ही यहाँ पे फ्लैग करता है। अगर उसको कोई सिंटैक्स यहाँ पे एरर दिखती है, यानी आपने कोई कोडिंग में गलती की है, तब वो क्या करता है, उसको फ्लैग कर देता है और वहाँ पे कंपाइलिंग स्टॉप कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज, यानी एक ऐसा सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, जिसकी मदद से हमें जो हम आउटपुट चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जिसकी मदद से हमें रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लेवल प्रोग्राम। ठीक है, क्या बोला है, एक ऐसा कौन सा यहाँ पे प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आपको पता है हाई लेवल की बात की गई है तो उसको कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर भी करता है। असेंबलर तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी ट्रांसलेटर है, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग डीबगिंग। यहाँ पे नॉट के ऊपर ध्यान लगाना है। यहाँ पे पूछा है कि जब एग्जीक्यूशन फ्लो होता है डीबगिंग के दौरान, तब इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं होता है। अब आपको पता है जब एग्जीक्यूशन फ्लो होता है डीबगिंग के दौरान, मैंने आपको समझाया था उस समय क्या क्या प्रोसेस होते हैं। स्टेप आपका आउट होता है, स्टेप कवर भी होता है और स्टेप ओवर होता है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताए थे जो होते हैं जिस समय हमारे पास क्या होती है, डीबगिंग होती है। मैंने ये बताया था कि जो स्टेप इनटू होता है, ठीक है, जो स्टेप इनटू होता है उसमें क्या होता है, स्टेप इनटू के अंदर जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। स्टेप आउट के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होता है जब तक बाउंड वैल्यू ना आ जाए। और स्टेप ओवर के अंदर क्या होता है, स्टेप ओवर के अंदर ये होता है जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है एक ही स्टेप के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कवर नहीं है, स्टेप ओवर है। ठीक है, इस सी को हटा देना है, ये सी जो है वो गलती से लिख दिया है मैंने, मैं इसको हटा देती हूँ, ये नहीं है, यहाँ पे स्टेप ओवर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ स्टेप्स टू रन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या सही यहाँ पे आपके सीक्वेंस है, क्या सही स्टेप्स हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है लिंक। अब कोड ही नहीं हुआ है, कोई फाइल ही नहीं बनी है, तो लिंक क्या होगा, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब बी ऑप्शन क्या दे रखा है, हम कोडिंग करेंगे। ठीक है भाई, कोडिंग कर ली, उसके बाद कंपाइल दे रखा है, कोड को हमने कंपाइल कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया दूसरी लैंग्वेज में, फिर बोला है हमने लिंक कर दिया। यानी जो अलग अलग, कई बार क्या होता है कोड काफ़ी बड़ा होता है तो मशीन क्या करती है उसको कंपाइल करते टाइम छोटे छोटे अलग अलग फाइल्स के अंदर डिवाइड कर देती है और बाद में लिंकर क्या करता है उसको लिंक कर देता है एक ही फाइल के अंदर। ठीक है, तो लिंक भी कर दी, उसके बाद एग्जीक्यूट, भाई ये तो हो गया गलत, क्योंकि लिंक करने के बाद उसको मेमोरी भी चाहिए रन होने के लिए, तो मेमोरी तो इसको मिली ही नहीं। मेमोरी कौन देता है, लोडर देता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है लोडर के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो दे रखा है कोड करेंगे। ठीक है, हमने कोडिंग कर दी, उसके बाद कंपाइलर की मदद से उसको कंपाइल कर दिया है, उसके बाद हमने लिंक कर दी फाइल्स, उसके बाद लोडर ने इन फाइलों को स्पेस दे दी है रन होने के लिए, तब जाके हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सोर्स कोड को बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड हम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट कोड मशीन की लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट कोड लिखा होगा मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 का यूज किया जाता है। तो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को
हमारी ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। अगर यहाँ स्पेसिफिकली लिखा होता हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, तब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों टिक करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड की बात की गई है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट कोड में, तो हम सिर्फ कंपाइलर ही टिक करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज। डायग्रामेटिकल का मतलब होता है डायग्राम की मदद से एक जब रिप्रेजेंटेशन हुआ है एल्गोरिथम का तब वो क्या कहलाता है। अब फ्लो चार्ट ही कहलाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या होता है, एक हम क्या करते हैं एल्गोरिथम का डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं फ्लो चार्ट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकल की बात की गई है, एल्गोरिथम का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट शुड बी कंडक्टेड फॉर एवरी पॉसिबल डाटा केस वेरिएबल ऑल ऑफ द अबव। अब टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट जब होता है ना तो टेस्टिंग होती है यानी कि जो आपने कोडिंग करने के बाद जो फाइल एक एप्लीकेशन तैयार की गई है क्या उसके अंदर कोई बग तो नहीं है, ये चेक करने के लिए फाइंड की जाती है। तो आपको पूरे डाटा की तो टेस्टिंग करनी ही है, हर एक केस की भी करनी है, अगर कई केस है तो उनकी भी करनी है कि भाई किसी केस के अंदर तो नहीं है बग, और हर वेरिएबल के लिए भी चेक करनी है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है जो है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सिंबल इज यूज्ड टू टेस्ट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट। जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तब कंडीशन लगाने के लिए या कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डिसीजन सिंबल, दैट इज आवर डिसीजन बॉक्स। ठीक है, जो इस तरीके का बनता है ये हमारा क्या होता है डिसीजन बॉक्स होता है, और इसकी मदद से हम कंडीशन चेक करते हैं फ्लो चार्ट में। और साथ में आप कह सकते हैं कि हमें अगर कंडीशन लगानी हो तो भी हम क्या करते हैं डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी इनमें से क्या सही है एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड समझने के लिए। ठीक है, तो नोइंग द नॉलेज बेस, अब आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए तभी आप किसी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड, यानी कि आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि प्रॉब्लम किसके ऊपर आधारित है, मतलब क्या उसका सब्जेक्ट है, किसके ऊपर प्रॉब्लम बनी गई है, क्या करना है आपको। कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, अब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना भी जरूरी है क्योंकि क्लाइंट ही बताएगा उसको कैसा आउटपुट चाहिए, उसको कैसा प्रोग्राम बनवाना है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी अबव यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे के सारे ट्रू हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स आर, यानी फ्लो चार्ट्स को इस्तेमाल करने के क्या क्या लाभ हैं। अब आपको पता है फ्लो चार्ट की मदद से इफेक्टिव एनालिसिस हो सकता है प्रोग्राम का, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है और इफिशिएंट कोडिंग भी हो सकती है, हम कोई स्टेप स्किप नहीं करेंगे। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल। जो टेस्टिंग की जाती है उसका फर्स्ट गोल होता है बग प्रिवेंशन। ये मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया था, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन से आप देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वरना आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग प्रोसेस का फर्स्ट गोल यही होता है बग प्रिवेंशन। ये चेक करता है कि क्या कोडिंग के अंदर कोई बग तो नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट हमने एमसीक्यू कवर कर ली है, नेक्स्ट देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। इनके अंदर ही एमसीक्यू के अंदर और ट्रू फॉल्स के अंदर ही अगर ये दोनों आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो मैच द फॉलोइंग है वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डू कंपाइलर चेक द वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम। वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या वो प्रोग्राम सही है या गलत है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्या ये चेक कर सकता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पूरे के पूरे कोड को एक ही बारी में। ठीक है, अगर उसमें कोई भी गलती होती है, कोई सिंटेक्स एरर होता है, यानी आपने कुछ गलती की है प्रोग्राम को लिखने में, तो उसी समय वो स्टॉप हो जाता है। अगर कंपाइलर कन्वर्ट नहीं कर रहा है आपके कोड को दूसरी लैंग्वेज में, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम वैलिड नहीं है। और अगर वो कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब प्रोग्राम वैलिड है। इसका मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, क्योंकि कंपाइलर बता सकता है, ये चेक कर सकता है प्रोग्राम वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड होगा तभी वो कंपाइल करेगा, और अगर वो इनवैलिड होगा तो प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबगिंग फाइंड द कॉज ऑफ बग। आपको पता है टेस्टिंग क्या करती है, ये बताती है कि बग है या नहीं है, और अगर बग है तो डीबगिंग उसका कॉज भी फाइंड करता है और उस बग को फिक्स भी करता है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना, यानी पाइथन के अंदर जो आप कोडिंग करते हैं क्या आप उसको लाइन बाय लाइन ही कोडिंग के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पाइथन को ही हम क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसकी कोडिंग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर कंपाइल द एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम। ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कई बार कि कंपाइलर क्या करता है, एंटायर यानी कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उसको कंपाइल कर देता है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट यानी ट्रांसलेट कर देता है। वेयरएज जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है कोड को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रन फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं इनमें हमें मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, और इन्हें पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज में, और फिर जाके कन्वर्ट होते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, यानी ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा टाइम लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। इसी वजह से असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं वो जल्दी रन होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। और हमने असेंबली लैंग्वेज इसीलिए ही हटाई थी क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते थे, नंबर्स भी यूज़ करते थे और आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते थे, लेकिन इसके अंदर यही था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी ऐसी वैल्यूज़ थी, जैसे कि एडिशन के लिए ADD, ऐसी वैल्यूज़ थी जो याद करनी पड़ती थी। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो हमारे पास वैल्यू ही इतनी सारी हो जाती थी कि याद करने में प्रॉब्लम आती थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है, जो हमें इजी बनाती है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, तो आपको टिक करना है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ईजी टू करेक्ट और मॉडिफाई मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। अब जो मशीन लेवल जो हमारे प्रोग्राम होते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर जो लिखे गए होते हैं, यानी लो लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स जिन्हें हम सिर्फ 0 और 1 की मदद से लिखते हैं, तो उन्हें पहले हमें खुद समझना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या करेंगे, समझने के बाद उसकी डीबगिंग करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और फिर से उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके हमारी मशीन उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं होता है किसी भी मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को इजीली करेक्ट या फिर मॉडिफाई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है। एक आप क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना कि इनमें से कौन सी, अगर आपको कई सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन दे दे उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज भी हो, तो आपसे पूछें कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, तो आपको हाई लेवल लैंग्वेज करना है। तो ये भी प्लीज़ अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। तो जो हमारी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह ही होती है, तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये भी क्या है, ट्रू है। तो आई होप कि ये जो वीडियो थी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।